कहानी का ये 16वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विराट और सिया को साथ बैठे कुछ ही पल बीते होंगे कि नीचे से बहुत शोर की आवाज आने लगी। विराट और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा तो विराट बोला, ये शोर कैसा? मैं देखती हूँ, सिया ने कहा तो विराट बोला, लेकिन मैं। सिया ने उसे देखा, वो बेबस था कि इस वक्त बिस्तर में पड़ा था। सिया उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, मैं हूं ना, कोई भी दिक्कत होगी मैं संभाल लूंगी। तुम प्लीज टेंशन मत लो और रेस्ट करो। विराट बस सिया को एकटक देखता रह गया। इस कुछ पल की करीबी में उसे अजीब सा लगने लगा, लेकिन ये एहसास बुरा नहीं था। सिया तो उसके बाद तेजी से नीचे चली गई, लेकिन उसके स्पर्श का एहसास आज जो विराट ने महसूस किया था, वो अब तक का सबसे अनूठा एहसास था। सिया तेजी से नीचे आए तो देखा कि कुछ लोग नीचे खड़े यशवंत जी से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वेदांत बीच में हैरानी और परेशानी में खड़ा था। आपका बेटा ही जिम्मेदार है हमारी बेटी की शादी टूटने का। इतना सुनते ही सिया बीच में आ गई और बोली, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? वेदांत उसे आंखों से इनकार करता रहा, लेकिन सिया पूरी ताकत से भिड़ते हुए बोली, आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? अरे ऐसे कैसे मुंह उठाकर आ गए ये कहने की शादी टूट गई उसकी वजह से? इसी लड़के ने हमारी बच्ची को बहकाया है और इसी की वजह से उसने अपनी शादी एंड वक्त पर कैंसिल कर दी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा तो सिया बोली, मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की शादी तुड़वाए ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। होने वाले दामाद ने सब बताया है। जब शादी टूट गई तो कौन दामाद कैसा दामाद, और किसी पर भी वो लड़का इल्जाम लगा देगा और आप लोग मान लेंगे। है कौन ये लड़का और लड़की? आरोही, डॉक्टर आरोही सिंह, मशहूर नाम है शहर का। वो व्यक्ति बोले तो सिया की आंखें हैरानी से फटी रह गई और वो वेदांत की ओर देखने लगी। वेदांत ने बेचारगी में हामी में सिर हिलाया तो सिया डरी और धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर आरोही की शादी? सब लोग सिया को खोने लगे, जिनमें आरोही के घर वालों के साथ साथ रामा जी और कैलाश जी भी शामिल थे। एक मिनट, सब शोर शराबे में यशवंत जी ने सबको शांत करवाया। उनकी आवाज पर से सब चुप होकर उनका चेहरा देखने लगे। मुझे लगता है बैठकर बात करनी चाहिए, बोलते हुए उन्होंने वेदांत को घूरा। आज तक छोटे मोटे कारनामे संभालना अलग बात थी, लेकिन ये मामला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। लेकिन रमा जी इससे नाखुश थीं। उनके अनुसार इन लोगों को धक्के मार के सिक्योरिटी के हाथों बाहर भिजवाना सही था। ज्यादा हुआ तो थोड़ा पैसा भी मुंह पर मारा जा सकता था, लेकिन बैठकर चाय पानी उन्हें नागवार लग रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। सिया के माता पिता तो अलग ही हाल में थे। अपनी बेटी के ससुराल में पहली बार आए थे और उसके होने वाले देवर के नाम के झंडे ऐसे गड़े थे कि घर तक लोग वाहवाही करने आए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए था, वहां से चले जाना चाहिए था या फिर रुकना। लेकिन माहौल देखते हुए वो जाने की अनुमति तो मांग भी नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप बैठकर सिया अलग ही सदमे में बैठी हुई थी। उसे उसकी नौकरी खतरे में दिखाई पड़ रही थी। वो वेदांत को घूरते हुए इशारे में पूछ रही थी, ये सब क्या है? बाद में बताता हूँ, वेदांत ने इशारा किया। उससे पहले ये लोग ही सब बता देंगे डफर। उसने इशारा किया और सबके बीच गंभीरता से बैठ गई। वही जो लड़की कुछ देर पहले पूरी तरह से हमले के लिए तैयार थी, इस वक्त बड़े महाटियों की तरह संधि वार्ता में हिस्सा ले रही थी। सरोज, चाय नाश्ते का प्रबंध कीजिए। यशवंत जी ने माहौल भांपते हुए सरोज काकी को कहा तो दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति बोला, हम चाय नाश्ते के लिए नहीं आए हैं। तो चाहिए फिर, और उम्मीद क्या है आपकी हमसे? रमा जी तेज में आ गई थी। वो ठान चुकी थी कि छोटे मोटे कारनामों में अपने बेटे को वो बलि चढ़ने नहीं देंगी। रमा, यशवंत जी ने थोड़ी कड़क आवाज में उन्हें रोका तो वो मन महसूस कर बैठ गई। जी कहिए, यशवंत जी ने कहा तो वो व्यक्ति बोला, आप ही वेदांत के पिता है ना? उन्होंने एक घूरती हुई नजर वेदांत पर डाली, जैसे इस बात का जवाब हाँ में देने में उन्हें बड़ी शर्म आ रही है। वेदांत का भी हाल कुछ अलग नहीं था। शर्मिंदगी उसे भी बहुत हो रही थी, लेकिन आरोही के साथ हुआ क्या था वो उसे भी फिलहाल मालूम नहीं था।
जी, यशवंत जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया तो रमा जी सिया के माता पिता को देखने लगी जैसे अब सारी बेइज्जती इन लोगों के सामने होगी जो उनके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरे पक्ष ने भी शांति से बैठते हुए पाया कि और भी लोग हैं, तो अब जाकर वो शांत हुए और उन्हें देखने लगे। सब परिवार के ही लोग हैं। यशवंत जी ने जैसे ही कहा जाने की सिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसके माता पिता भी उतने ही आश्चर्य में था, लेकिन सिया को एक अलग सी खुशी मिली जब यशवंत जी ने उसके माता पिता को भी परिवार का हिस्सा बताते हुए परिचय दिया। ये वेदांत की माँ है रमा। उन्होंने रमा जी की ओर हाथ दिखाया, लेकिन रमा जी जो की त्यों बैठी रही। न उनके चेहरे के भाव बदले और ना ही उन्होंने अभिवादन करने का कोई कष्ट किया। ये हमारी होने वाली बहू सिया है। ये भी मनोरोग विशेषज्ञ है। यशवंत जी ने कहा तो सिया ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन बहू शब्द सुनते ही वो सब के सब सख्ते में आ गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बड़ी बहू, यशवंत जी ने उनके हाव भाव देखते हुए स्पष्टीकरण दिया तो सिया सातवें आसमान में चली गई। ये बड़ी बहू सुनना उसके लिए सबसे सुखद अनुभूति थी। बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था उसे। हमारा वेदांत से बड़ा भी एक बेटा है, विराट। सिया उसी की होने वाली पत्नी है और आप लोग हैं सिया के माता पिता और हमारे संबंधी। यशवंत जी ने एक एक करके सबका परिचय दे दिया। उनकी सभ्यता देखकर दूसरा पक्ष भी कुछ शांत हुआ और अगुवाई कर लेने वाला व्यक्ति बोला, ये आरोही के पिता हैं और ये उनकी माँ। उसने आसपास बैठे सभ्य से आदमी और औरत की ओर इशारा किया, और मैं हूँ उसका चाचा। स्वयं का भी गर्व से परिचय देते हुए वो बोले तो यशवंत जी ने गर्दन हिलाकर उन्हें प्रत्युत्तर दिया। अब बताइए कि बात क्या हुई है। यशवंत जी मंझे हुए बिजनेसमैन थे। हल्ला गुल्ला एकदम शांत करवा कर उन्होंने मीटिंग हॉल की तरह ही माहौल बना दिया था, जिसमें सब अब पूरे अनुशासन से भागीदारी ले रहे थे। जी बात यह है कि फिर चाचा जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो समक्ष लायक ही नहीं था उनके। अब सारी बात जानकर वेदांत गुस्से में बोला तो सब उसे घूरने लगे। सिया ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उसे आरोही के दुख से और भी दुख हो रहा था। तो आप लोग चाहते हैं कि वेदांत उनसे माफी मांगे? यशवंत जी ने शांति से पूछा। हाँ, उन्होंने हामी भरी तो वेदांत बोला, हरगिज नहीं। रमा जी भी उसके साथ कूद पड़ी। मेरा बेटा उन लोगों से माफी क्यों मांगेगा? यह आप लोगों का पारिवारिक मसला है। वेदांत का तो कोई लेना देना ही नहीं है। रमा, यशवंत जी ने उन्हें हाथ दिखाया तो बड़ी मुश्किल से वो चुप हो गई और यशवंत जी ने वेदांत की ओर देखा। वेदांत गंभीरता से बोला, आरोही जी के लिए मैं किसी से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन वो तो लायक ही नहीं है उनके। आप लोग जानते नहीं हैं कितने बुरी तरह से वो उनसे बात करता है। सबके सामने अगर वो ऐसा कर सकता है तो सोचिए अकेले में क्या नहीं करेगा। सब उसकी बात सुनकर मौन हो गए, लेकिन सिया उसकी बात पर अटक चुकी थी। आरोही जी के लिए मैं किसी से भी माफी मांग लूंगा। आज वो दूसरा ही वेदांत था। देखिए बात तो वेदांत की ठीक है। यशवंत जी ने भी शांति से उसे सुनकर कहा, वेदांत की माफी मांग लेने भर से सब ठीक हो जाए तो वो माफी भी मांग लेगा, लेकिन इससे इस बात की क्या गारंटी है कि आगे आपकी बच्ची पर वो लड़का इस तरह के आरोप नहीं लगाएगा, वेदांत की जगह नाम बदल जाएगा, फिर उससे भी जाकर माफी मांगने के लिए जोर जबरदस्ती करेंगे आप लोग। आरोही के पापा हाथ जोड़कर बोले, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई साहब। आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची की पूरी जिंदगी उसके आगे पड़ी है। आप समझ नहीं सकते इन कुछ दिनों में ही कितनी बदनामी कर दी है उन लोगों ने हमारी। फिर तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। खुश होना चाहिए कि आपका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। सिया की माँ ने भी अपने विचार रखे तो सिया ने उनकी बलैया ले डाली। आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिया की ही माँ है। बहन जी, अब हम क्या करें आप ही बताइए। आरोही की मम्मी ने भी रोते हुए अपना दुख रखा तो चाचा बोले, होना क्या है, ये लड़का अपनी जिम्मेदारी ले ले, बस सब ठीक हो जाएगा। कैसी जिम्मेदारी? रमा जी ने बाहें चढ़ा दी। ये हमारी आरोही से शादी कर ले। चाचा जी ने बात रखी तो रमा जी उठ खड़ी हुई। मेरा बेटा कोई साग सब्जी है क्या? हर कोई आकर बोले कि उसे चाहिए और दे दो। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। आरोही के पापा ने उन्हें समझाया तो वो बोली,
ना आपकी बेटी को देखा ना समझा, आपने आकर बोला शादी कर दो और हम कर देंगे। जानते भी हैं कितनी लड़कियों के रिश्ते हैं मेरे वेदांत के पीछे। मॉम, वेदांत ने उन्हें रोका तो वो बोली, तू चिंता मत कर बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मॉम, मैं तैयार हूँ। वेदांत ने जैसे ही अगला वाक्य बोला तो रमा जी ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि। उन्होंने अब जाकर उसकी बात पर गौर किया और आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, क्या? जी, मैं डॉक्टर आरोही से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेदांत के बोलते ही सिया के होंठों पर मुस्कान आ गई, जैसे वो उसके मुंह से यही सुनने का इंतजार कर रही थी। वेदांत, शादी ब्याह के फैसले भावुकता में नहीं लिए जाते। अगर आज तुम उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए शादी करने को हामी भर भी दोगे, तो भी वो लड़की की जिंदगी के साथ अन्याय ही होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यशवंत जी भी उसके जल्दबाजी में फैसला लेने से नाखुश थे, लेकिन वेदांत अडिग रहा और बोला, मैं समझता हूँ डैड, और इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। आरोही के माता पिता उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें खुशी भी थी और हैरानी भी। वेदांत उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरी वजह से हुई दिक्कत के कारण मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ डॉक्टर आरोही को मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं होगी। खास तौर पर उन्हें मेरे साथ वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। इज्जत शब्द पर जब उसने जोर दिया तो सिया के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। यशवंत जी और रमा जी फिलहाल इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। रमा जी बोली, अभी आपने कहा कि लड़की वेदांत से बड़ी भी है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता मॉम। वेदांत ने जैसे ही कहा वैसे ही सिया ने उसकी भी बलैया ले डाली। कुछ देर के बाद कुछ राजी कुछ नाराजी, लेकिन बात पक्की हो ही गई। वेदांत और आरोही की सगाई विराट और सिया के साथ ही होना तय हो गया। यशवंत जी सोच में थे और अमरजीत गुस्से में। सिया और आरोही के घर वाले खुश तो वेदांत गंभीर विचार में। सबके अलग अलग मनोभाव इस एक वक्त पर इस फैसले के कारण चल रहे थे। मुंबई हो या जयपुर, हर तरफ भूचाल सा आ चुका था। सबकी जिंदगियां एक भंवर में फंस चुकी थी, जिसके कारण ना किसी को रास्ता नजर आ रहा था और ना ही मंजिल। मुंबई में सलोनी अकेली बैठी हुई थी। दिमाग में बस एक ही ख्याल था। जब अभिजीत उससे पूछ कर गया कि क्या वो रात उसकी जिंदगी की सच में गलती ही थी या कुछ और था, वह खुद में उलझी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन जवाब उसके अंदर होकर भी उसे उलझा रहा था। अभिजीत से प्यार हमेशा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन अरुण का नजदीक आना उसे पूरी तरह बदल गया था। जो जख्म उसे लगे थे अभिजीत के इनकार से, उस पर कब उसने अपने प्यार का मरहम लगा दिया उसे पता ही नहीं चला। उसके साथ वो हंसी खिलखिलाई बेखौफ घूमती रही, अपना बचपन फिर से जीती रही, और कमजोर वक्त पर जाने किस रोह में बहकर उसने खुद को उसे सौंप दिया। क्या उसकी जगह कोई और होता तब भी वो यही करती? ना, ऐसा सोचना भी कितना घिन भरा था उसके लिए। लेकिन फिर अरुण के साथ बीती उस रात को सोचकर उसे घिन क्यों नहीं आती? वो सब पाप पुण्य से ऊपर क्यों जा चुका था उसके लिए? उस बीती रात के बाद उसे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन हाल ये है कि वो अनदेखा करके भी गुजर जाए तो दिल बेचैनी से धड़कने लगता है। उसका रूठना बर्दाश्त भी नहीं होता। तभी तो काकी की परवाह ना करते हुए भी उस दिन उसकी गाड़ी के पीछे बिना सोचे समझे दौड़ पड़ी थी। फिर कुछ सोचकर वो अलमारी की ओर बढ़ गई और उसे खोलते हुए ऊपर रखी उस लाल साड़ी को देखने लगी। हाथ बढ़ाकर उसे उठाया तो आज उसका वजन कुछ ज्यादा लग रहा था। पिछली बार बस वो एक साड़ी थी जो अभिजीत की तरफ से तोहफा था, और आज साड़ी तो वही थी, लेकिन भावनाएं अरुण के प्यार से भरी थी। वो उसे छूकर उसका प्यार महसूस कर रही थी, उसकी उन भावनाओं को महसूस कर रही थी जो उसके मन में उसे खरीदते वक्त रही होंगी। निश्चल प्रेम से और प्रोत था ये उसका तोहफा। उसने आईने में देखते हुए एक कंधे पर जब उस साड़ी को डाला तो अरुण के शब्द कानों में गूंज उठे, लाल रंग खिलता है तुझ पर। आंखों से निकला हुआ एक आंसू जब नमी बनाते हुए चेहरे पर उतरा तो उसे होश आया कि वह रो रही थी। किसके लिए? क्यों? भावनाओं का ये जाल उसे अब खुद से बाहर आने के लिए पुरजोर लगा रहा था। इधर जयपुर में आरोही के घर आकर सब लोग खुश थे।
लड़की की शादी टूटी और साथ के साथ दूसरी जगह पक्की हो गई। सबसे पहले खबर समक्ष के घर वालों तक ही पहुंचाई गई कि आरोही की शादी वेदांत के साथ तय हो चुकी है। आरोही को तो सुध ही नहीं थी कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। दिया के कहे अनुसार वेदांत हर लड़की पर मर मिटने वाला इंसान था और कहीं इसी वजह से तो उसने शादी के लिए हामी नहीं भरती थी। पर अगले ही पल उसे वो दिन याद आया जब उसने कहा था कि वह खुद को उसके लायक नहीं समझता। उस दिन उसकी आंखों में कुछ तो था जिसने अपनी सच्चाई बयान कर दी थी और आरोही के गुस्से में बोले हुए शब्दों ने उसे खुद ही शर्मिंदा कर दिया था। जाने वेदांत से वो कैसे नजरें मिलाएगी। घर में तो किसी से कुछ कह ही नहीं सकी थी वो, और इस मौके पर कुछ कहना भी किसी अर्थ का नहीं था। पूरा परिवार घर में इकट्ठा था उसकी शादी के लिए, जिस पर उसकी टूटी शादी ठीक हो रही थी, और अगर वो पीछे हट जाए तो ना रिश्तेदारी में और ना ही समाज में उसके माता पिता सिर उठा पाते। डॉक्टर बनकर उसने जो सिर ऊंचा किया था वो एक पल में छोटे से वाक्य से क्या असर डालने वाला था ये वो बखूबी जानती थी। अपना बैग उठाए जब वो चलने को ही तो मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रही है? क्लिनिक। उसने एक शब्द में अपनी बात खत्म कर दी। जाने क्यों और अधिक बोलने का उसका दिल नहीं चाह रहा था। इस वक्त वो बस अकेले रहना चाहती थी और वो शांति उसे घर से बाहर क्लिनिक में ही मिल सकती थी। अब कल ही तो सगाई पक्की हुई है, मम्मी ने कहा तो वो बोली। हो गई ना, उतनी काफी है, मम्मी बोली। आरोही, मम्मी आज नहीं प्लीज, पहले ही आप लोगों की हर इच्छा के आगे झुक चुकी हूँ। अब कम से कम क्लिनिक जाने से तो मत रोकी, उसने दुखी स्वर में कहा, जिसे माँ ने बखूबी समझ लिया था, लेकिन वो भी मजबूर थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी लाख गुणवान ही सही, लेकिन उसकी एक बार बदनामी हो गई तो शायद वो कभी उसे इस हाल में नहीं देख पाएंगे जिस हाल में अक्सर लड़कियां होती थी। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, उन्होंने उसकी मनोदशा समझते हुए उसे नहीं रोका। क्लिनिक आकर वो कुछ सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वेदांत ही चल रहा था। इधर वेदांत सिर झुकाए विराट के सामने बैठा था। उसके पास विहान और रिधिमा भी मौजूद थे। सिया भी एक कोने में बैठी चुपचाप उन सब को देख रही थी। शायद तुमने समझ लिया है, लेकिन रिश्ते मजाक नहीं होते वेदांत, आखिरकार विराट नाराजगी में बोला तो वेदांत ने एक नजर उसे देखा और फिर नजरें झुकाकर बोला, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास भाई, जिसे देखो वो यही बोलता रहता है। विराट ने सिया को घूरते हुए वेदांत से कहा, लेकिन उसका मतलब सब अच्छे से समझ रहे थे। पहले तुम एक जगह अपना गुस्सा खाली कर लो, एक साथ हर जगह दिमाग मत लगाओ। सिया ने उसकी घूरती नजरें देखते हुए कहा तो विराट बोला, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने होने वाले पति से बात कर रही हूँ। सिया भी उसी तरह बोली तो सबको हंसी आ गई। मजाक चल रहा है यहाँ? विराट ने उसे देखते हुए पूछा तो सिया वेदांत को देखते हुए बोली, बताओ अपने भाई को कि हमारी सगाई उसी दिन है जिस दिन तुम्हारी। विराट फिर परेशान हो गया, डॉक्टर आरोही से। जब वेदांत को कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे? सिया बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में बोली तो विराट उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि ये हमारी तरह कोई नाटक नहीं है, मैं भी नाटक नहीं कर रही। सिया उसे प्यार से देखते हुए बोली तो विराट कुछ पल के लिए उसे अविश्वास से देखने लगा। सिया भी उसकी नजरों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक से विराट को होश आया और वो नजरें फेरते हुए बोला, नॉनसेंस। वैसे एक बात कहूँ, सिया का हक से कहना एकदम टिपिकल वाइफ जैसा था। विहान ने कहा तो सिया बोली, अच्छा है ना, प्रैक्टिस में रहेगा। तुम बताओ वेदांत। विराट उन सब की बातों से खींचकर बात बदलते हुए बोला तो वेदांत बोला, मैंने बोला है तो मैं निभाऊंगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन विराट ने कहा, लेकिन विकिन छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि तू जानता नहीं है कि आरोही जी को वेदांत से ज्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। विहान के बोलते ही विराट ने उसे हैरानी से देखा। मतलब ये कि ये तो बहुत पहले से प्रेम की नैया में चढ़ चुका था, बस कहता था कि उनके लायक नहीं है। लेकिन ये किस्मत भी अजीब चीज है, घुमा फिरा कर उसे लाई भी तो उसी के नजदीक जिससे वह दूर जाना चाह रहा था। विहान ने कहा तो विराट अविश्वास से वेदांत को देखने लगा। ये सच है? उसने पूछा तो वेदांत कुछ नहीं बोला।
वेदांत। उसने दोबारा उसका नाम लिया तो वो बोला, किस मुंह से उनसे बोलूं भाई? वो काबिल है और मैं अपनी हर जिम्मेदारी से भागता रहा हूँ। वो रिश्तों की कदर करती है और मैं मेरे रिश्तों के बारे में जानने के बाद तो वो मुझे सिर्फ एक दिल फेंक आशिक और सिफरा आवारा से ज्यादा कुछ नहीं समझती। वो चांद है और मैं जमीन से उन्हें देखने वाला आम सा बच्चा जो उसे पाने की ख्वाहिश कर सकता है लेकिन पा नहीं सकता। गलती से कोई चीज झोली में गिर जाने से वो अपनी तो नहीं हो जाती ना। बस वही समझ लीजिए, यही रिश्ता है आरोही जी और मेरा। वेदांत की बात सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने दिल में दबा कर बैठा होगा वो अपनी भावनाओं को। इतना गहरा प्यार था उसका, लेकिन फिर भी न वो बोल सकता था और न आरोही समझ सकती थी। कभी कभी हम चाहें या ना चाहें वेदांत, लेकिन जो हमारी किस्मत में होता है वो मिलकर ही रहता है। सिया ने कहा तो वेदांत उसे देखने लगा तो सिया मुस्कुराकर बोली, आरोही मैम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन्हें तुम मिले हो। नहीं सिया जी, वेदांत ने कहा तो सिया ने उसे रोक दिया और बोली, वेदांत, तुम खुद को भले ही उनके लायक ना मानो, लेकिन जहां से मैं देख रही हूँ तुम्हारे अलावा कोई उनके लायक नहीं है। इतना प्यार करने वाला लड़का तो हर लड़की की चाहत होती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में ये प्यार नहीं होता। सिया के बोलते ही विराट उसे देखने लगा। कुछ दर्द उतरा था उसकी आंखों में, जो नमी सी देखिया था उनमें। कुछ भारीपन आया था गले में। वो उसकी आवाज को भर्रा गया था और इसका आकलन विराट कर सका था या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव उसने महसूस जरूर किया था। हर लड़की की ख्वाहिश पर वो उसे देखने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि जज्बात उसके भी तो वही होंगे, ख्वाहिशें उसकी भी तो जुदा नहीं होंगी। भले ही वो उसके साथ एक मकसद से जुड़ी हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते अपने जीवन साथी को लेकर उसके भी तो कुछ सपने होंगे ही, जिन्हें ताक पर रखकर अपने पूरे परिवार को एक छोटे सपने में बांधकर वो सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी। जहां तक काबिलियत की बात है, तुम खुद को उनके काबिल बना सकते हो। जैसे ये जिम्मेदारी ले ली, ऑफिस भी शुरू कर दो और देखो, एक दिन खुद उन्हें गर्व होगा कि तुम उनके जीवन में जीवन साथी के रूप में आए हो। सिया ने उसे बड़े प्यार से समझाया, जैसे सच में उनका रिश्ता देवर भाभी का ही हो। वेदांत उसे देखकर बोला, सच में? हाँ सच में। पहले खुद पर यकीन करो और फिर उन्हें अपने प्यार पर यकीन दिलवाओ। दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम उन्हें बस वो वेदांत दो जो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें चाहने वाला, उन्हें प्यार करने वाला, जिसकी जिंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं है। सिया ने कहा तो वेदांत ने हामी में सिर हिलाया। विराट सिया को देखता ही रह गया। जाने कैसी लड़की थी वो। टेढ़ी तो एकदम थी, लेकिन प्यार और रिश्तों के मामले में वो भी आरोही से पीछे नहीं थी। चलो भाई, मामला सुलझा तो चैन मिला, विहान ने कहा तो रिधिमा उठकर विराट के पास आते हुए बोली, और अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ, इस बेड पर तुम सूट नहीं करते। अचानक ही सौम्य सी सिया का भयावह रूप सामने आने लगा और वो रिधिमा को खा जाने वाली नजर से देखते हुए बोली, क्यों नहीं, इसीलिए उसका खास ध्यान मैं खुद रख रही हूँ। रिधिमा ने उसे देखा और फिर विहान को देखते हुए बोली, हमारी शादी में विराट ठीक हो जाएगा ना? पूरी तरह से, सिया ने उसके बदले जवाब दिया तो रिधिमा उसे देखते हुए बोली, मुझसे कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगी? आफ्टर ऑल तुम मेरे होने वाले पति की दोस्त हो। सिया ने कहा तो विराट उसे घूरते हुए बोला, नकली जैसे भी हो, लेकिन हो तो ना। सिया इतने अधिकार से बोली कि विराट देखता ही रह गया। तुम डॉक्टर कैसे हो सकती हो? तुम्हें खुद इलाज की जरूरत है। विराट ने कहा तो सिया को एकदम से अभिजीत की याद आ गई। उसने भी तो यही कहा था उससे, जब शनाया के लिए पहली बार मदद मांगी थी। विराट के चक्कर में वो तो उसे भूल ही गई थी, और वो भी जाने क्या तूफान ले आए। ये सोचकर ही सिया को घबराहट होने लगी। वैसे अंकल ठीक है? विराट ने विहान से पूछा तो वो बोला, हाँ बस गैस फिर से बंद होने वाला है और फिर हम सुकून से जिएंगे। होप सो। विहान ने कहा तो उसका मोबाइल बज उठा। उसे देखा तो उसके पिता विजेंद्र जी ने उसे आज की मीटिंग की कुछ तस्वीरें और डिटेल्स भेजी थी, जो आज विहान यहाँ आने की वजह से अटेंड नहीं कर सका था। पापा को भी चैन नहीं है बिल्कुल, हर वक्त काम। रिधिमा बोली तो विहान तस्वीरें देखते हुए बोला,
आज पापा की मेहनत से ही तो ये कंपनी इतने सालों के बाद भी अपने नाम पर टिकी हुई है। लेकिन सिया की नजर उसके मोबाइल पर ही थी, जिसमें से तस्वीर झांक रही थी। क्या हुआ? विराट ने सिया को बिहान के मोबाइल में झांकता पाया तो पूछ बैठा। सिया पहले तो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल बोली, ये तुम्हारे डैड के दोस्त है ना? कौन, रंजीत अंकल? विहान ने पूछा तो सिया बोली, हाँ मैंने इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा बस। ये तो तुमने सगाई में भी कहा था, विराट बोला तो सिया ने जवाब दिया, वही तो कब से याद कर रही हूँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा। मत जोर डालो, क्योंकि जब भी तुम कुछ सोचती हो तो वो बहुत भयंकर ही होता है, विराट ने कहा। लेकिन सिया पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो अपनी सोच में ही गुम थी। कुछ देर के बाद सब लोग विदा लेकर चले गए और सिया ने अभिजीत को फोन लगाया। शनाया रिहैब सेंटर के गार्डन में गार्डनिंग कर रही थी। उसने कुछ पौधे लगाए भी थे और उनको रोजाना पानी देना उसका नियम बन चुका था। प्रकृति के करीब वो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और इन दिनों उसमें सकारात्मकता का संचार हो रहा था। सिया के घर होकर आना, रिहैब सेंटर में भी दोस्ती होना और अभिजीत का उसे प्रोत्साहन अब जीने की राह पर खींच लाया था। इसलिए इलाज भी अपना असर दिखा रहा था। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें परिवर्तन का लगातार संचार कर रही थी। शनाया दीदी, आपसे कोई मिलने आया है, एक 14-15 साल की लड़की उसके पास आकर बोली, जिसकी माँ भी इस रिहैब सेंटर में काम करती थी और उस बच्ची की शनाया से चंद दिनों में दोस्ती हो गई थी। कौन? शनाया हैरान रह गई। मंजीत के आने के बाद और किसी के आने की खबर उसे डरा रही थी। अभिजीत से मिलने का दिल चाहता था, लेकिन वो क्यों आने लगा इतनी दूर? आखिर रिश्ता ही क्या है उनका? उसने इंसानियत के नाते उसके लिए जितना किया उतना तो उसके किसी अपने ने भी नहीं किया था, और उसके लिए वही बहुत था। झूठी उम्मीद में वो जीना नहीं चाहती थी। चलो मैं आती हूँ, शनाया ने उस बच्चे से कहा और फिर हाथ धोकर बाहर की ओर आ गई। सामने खड़े अभिजीत को देखकर एक पल के लिए उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ था। वह अपनी जगह पर जमी खड़ी रही तब तक जब तक अभिजीत ने उसे आवाज नहीं दी। पहली बार मन में इतनी खुशी हुई थी कि उसका भी दुनिया में कोई है। इस रिहेब सेंटर में कई लोगों के रिश्तेदार आते थे, कोई रोजाना, कुछ सप्ताह में, लेकिन एक वो थी जिसका कोई था ही नहीं। ये सब होकर भी नहीं थे। मंजीत का आना अनपेक्षित था, लेकिन जिसकी अपेक्षा हो उसका आना कितना सुखद होगा, उसी की अनुभूति फिलहाल शनाया कर रही थी। क्या हुआ, खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, शनाया का मन भर आया। अब तो जंग जीत ली है तुमने। अभिजीत ने उसे संजीव चतुर्वेदी को हराने के लिए शाबाशी दी। सब तुम्हारी वजह से। वो भावुक होते हुए एक एक कदम बढ़ाकर उसके करीब आ गई। इस बात पर तोहफा तो बनता है, अभिजीत ने कहा तो शनाया ने उसे नासमझी से देखा, लेकिन उसने उसके सामने एक नया मोबाइल कर दिया, जिसे देखकर शनाया हैरानी से भर उठी। ये? उसने आश्चर्य से पूछा तो अभिजीत बोला, तुम्हारा फोन मैंने तोड़ दिया था ना, भूल ही गया था फिर। उस दिन जब फोन किया तब से ही दिमाग में था और इसीलिए मैं ये ले आया। इसमें मेरा नंबर भी सेव है, जब भी जरूरत लगे कॉल कर सकती हो। बोलते हुए उसने उसे नया मोबाइल दे दिया। शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिजीत ने उसके बारे में इतना सोचा। क्या हुआ, अभिजीत ने पूछा तो शनाया ने ना में गर्दन हिला दी। वो क्या बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ और भी है मेरे पास, अभिजीत ने कहा तो शनाया ने फिर उसे देखते हुए कहा, और भी है? ये? बोलते हुए अभिजीत ने उसके आगे एक फ्रेम कर दिया। ये वही तस्वीर थी जो अभिजीत ने उसके घर से लेकर अपने पास रख ली थी। शनाया की आंखों में नमी आ गई। उस तस्वीर में उसके माता पिता और बड़ी बहन थी। वो छोटी सी अपनी माँ की गोद में थी। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। शनाया ने कांपते हाथ से वो फ्रेम पकड़ा और उसे निहारने लगी, जैसे वो दिन फिर से पाना चाहती हो। अभिजीत भी उसकी भावनाओं को समझ रहा था। कुछ पल वो उस तस्वीर को निहारती रही, लेकिन तभी सिया की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। मैं लेट तो नहीं हुई? अभिजीत और शनाया ने उसे मुड़कर देखा तो सिया उनके पास आते हुए बोली, बहुत ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, अभिजीत ने बस इतना ही कहा। सिया शनाया को देखते हुए बोली, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शनाया ने मुस्कुराकर कहा तो सिया की नजर उसके हाथ में पकड़े फ्रेम पर गई और वो उसे लेते हुए बोली, अरे वहाँ तुम्हारी फैमिली फोटो है,
इसी के लिए उस दिन इतनी परेशान थे तुम? शनाया ने कुछ कहा लेकिन सिया को सुनाई ही नहीं आया और उसकी नजर बस उस फ्रेम पर अटक गई। ये कौन है? सिया ने एक इंसान की तस्वीर पर हाथ रखते हुए पूछा तो शनाया बोली, जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मतलब? सिया ने पूछा। रिश्ते में मेरे पिता हैं लेकिन इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। शनाया ने बिना किसी भाव के कहा तो सिया हैरानी से बोली, तुम्हारे पापा का नाम रंजीत है? तुम्हें कैसे पता? शनाया ने भी हैरानी जताई तो सिया बोली, ये ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कंपनी के लिए काम करते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? शनाया ने उसे हक बकायद देखकर पूछा तो अभिजीत भी अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम कुछ जानती हो? ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह नाम से ही अभिजीत के कान खड़े हो गए। नहीं, लेकिन मैंने इन्हें देखा था, सिया ने कहा तो अभिजीत बोला, कहाँ? ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कंपनी के मालिक के बेटे की सगाई में ये वही थे, मैं मिली हूँ इनसे। सिया ने कहा तो अभिजीत बोला, फिर तो हम मिल सकते हैं इनसे। शनाया बोली, मैं नहीं मिलना चाहती। शनाया के एक वाक्य ने उन्हें हैरानी में डाल दिया और वो उसे आश्चर्य से देखने लगे, जबकि शनाया तटस्थ दिखाई पड़ रही थी, शायद पहली बार। इधर मुंबई में काकी काकी, सलोनी मालती जी को आवाज लगाते हुए घर के अंदर आई तो मालती जी एक कोने में अकेली बैठी हुई दिखाई दी। आंखें सूनी सी थी जिनमें बहुत गहरा दुख भरा हुआ था। सलोनी को उन्हें देखते ही दुख हुआ क्योंकि वो काफी कुछ जानती थी। वो समझ रही थी कि उनके लिए ये वक्त कैसा है। जिस माँ ने एक बच्चे को अपने सीने से लगाकर पाला, उस पर अपनी पूरी ममता लुटाई, वो बच्चा आज उन्हें छोड़कर अपनी पहचान ढूंढने निकल चुका था। उनके पास था तो बस एक वादा कि वो उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन वादों का क्या है? शब्द भले ही ये कितना वजनदार हो, होता उतना ही नाजुक है। इसलिए तो वादे अक्सर टूट भी जाते हैं और कह दिया जाता है कि वादे तो बने ही टूटने के लिए होते हैं। काकी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सलोनी ने बड़े प्यार से उनसे पूछा। वो अभिजीत को वापस तो नहीं ला सकती थी, लेकिन उनका ख्याल रखना उसने अपना फर्ज समझा था। अकेली ही तो रह गई हूं मैं, वो उदासीनता से बोली। सलोनी को उनकी हालत देखकर दुख तो हो रहा था, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ती तो मालती जी भी रोने लगती। किसने कहा तुम अकेली हो? सलोनी उन्हें जकड़ते हुए बोली, मैं हूँ, सार्थक भाई है, पूरा मोहल्ला है तुम्हारे साथ। और अभिजीत, उसका अकेले का थोड़ी तुम पर अधिकार है। ये पूरा मोहल्ला तुम्हें माँ मानता है, तो फिर कैसे कह दिया कि तुम अकेली हो? मालती जी उसे देखते हुए बोली, तो इतनी बड़ी कब से हो गई रे? मुझे समझा रही है वो, जो खुद बात बात पर रोया करती थी। जब से आप रोने लगी, किसी को तो समझदार बनना था ना? सलोनी ने कहा तो मालती जी हल्के से मुस्कुराकर बोली, पूरी दादी अम्मा बनती जा रही है, ये तो और भी बढ़िया है। हमारे बीच उम्र का फासला भी घट जाएगा और फिर मैं आपके साथ ही बैठकर फुर्सत से पूरे मोहल्ले की चुगली किया करूंगी। मालती जी की हंसी नहीं रुक रही थी। हंसते हंसते वो कब रोने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। सलोनी ने उन्हें गौर से देखा तो हैरानी से बोली, काकी, अभिजीत की बहुत फिक्र हो रही है। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं उसने? सब खाया होगा, छोटा बच्चा थोड़ी ही तुम्हारा अभिजीत, और वैसे भी उसके लिए खाना पहले और काम बाद में है। सलोनी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा और उनके आगे अपने हाथ में लाया एक डब्बा करते हुए कहा, ये लो, ये खाकर बताओ जरा, क्या है ये? मालती जी ने डब्बा देखते हुए पूछा तो सलोनी बोली, पूरन पोली है। हर बार तुम्हारे हाथ की खाती थी, आज पहली बार सोचा खुद बनाकर देखे। तूने पूरन पोली बनाई? उन्होंने हैरानी से देखते हुए कहा तो सलोनी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। मालती जी ने एक और मुंह में रखते हुए कहा, ये सच्ची में तूने ही बनाई है? सलोनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, काकी अब बस ना। मालती जी उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे बाबा, बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? सलोनी ने खुशी से पूछा तो मालती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे हाथ से बनी हुई हर चीज स्वादिष्ट लगती है, तो फिर और लो ना। बोलते हुए उसने डब्बा उनके आगे कर दिया और फिर धीरे धीरे करके उसने मालती जी को खाना भी खिला दिया। अब जाकर उसका यहाँ आने का असल उद्देश्य पूरा हो गया और उनको ख्याल रखने का बोलकर वो वापस घर आ गई और चुपचाप अभिजीत को मैसेज छोड़ दिया कि उसने मालती जी को खाना खिला दिया है।
अभिजीत भी अब सुकून महसूस करने लगा। सलोनी अब एक डब्बे में पूरन पोली और भरने लगी। अब ये किसके लिए है? सार्थक ने उसे देखकर पूछा तो सलोनी अपनी धुन में बोली, अरुण के लिए है, उसे बहुत पसंद है ना। सार्थक उसे बड़े आश्चर्य से देख रहा था। हमेशा अभिजीत की पसंद का खाना बनाने की कोशिश करने वाली सलोनी ने आज पहली बार पूरन पोली बनाई थी, और वो भी अरुण के लिए। तुझे कैसे पता? उसने पूछा तो सलोनी अब भी खोई सी बोली, बताया था उसने एक बार। एक बार की बताई बात उसके जहन में इतनी घर कर गई कि आज वो उसके लिए अपने हाथ से वो बनाकर ले जा रही थी। सार्थक आश्चर्य में था। मैं दे आऊं? सार्थक ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मैं दे के आती हूँ ना। वैसे भी पता नहीं गाड़ी लेकर कहाँ कहाँ घूमता रहता है, बिल्कुल ठौर ठिकाने नहीं रहता है उसका। सार्थक उसे हैरानी से देख रहा था। सलोनी ने उसे देखा तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, बस कुछ नहीं, छोड़, तू ठीक है ना? उसने असमंजस से पूछा तो सलोनी उसे देखते हुए बोली, मुझे क्या होना है? सार्थक उसमें परिवर्तन तो बहुत समय से देख रहा था, लेकिन आज लग रहा था कि ये वो सलोनी है ही नहीं। फिर भी उसने संयम रखा और उससे कुछ नहीं बोला। सलोनी डब्बा लेकर जैसे ही अरुण के घर पहुंची तो ताला देखकर बोली, घर पर नहीं है? इस समय तो घर पर ही रहता है। उसने अपना मोबाइल निकालकर अरुण का नंबर डायल कर दिया। पूरी रिंग जाने पर भी फोन नहीं उठा। उसने दोबारा कोशिश की लेकिन फिर भी वो असफल ही रही। जाने कहाँ चला गया ये लड़का, फोन भी नहीं उठा रहा। सलोनी खुद में बड़बड़ाई और चलते हुए चाचा की दुकान पर आ गई। सलोनी बिटिया, वो उसे देख कर मुस्कुराए तो सलोनी बोली, अरुण को देखा क्या चाचा? घर पर नहीं है क्या? उन्होंने उल्टा सवाल किया तो सलोनी बोली, होता तो आपसे पूछती क्या, इस वक्त तो घर पर ही होता है। वो भी हैरानी से बोले तो सलोनी बोली, चाय पीने नहीं आया क्या आज? नहीं तो, आज तो वो सुबह के बाद से दिखा भी नहीं। उन्होंने कहा तो सलोनी को थोड़ी हैरानी और थोड़ी घबराहट भी होने लगी। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। सलोनी का फोन तो वो हर हाल में उठाता ही था। वो मायूस सी घर लौट आई तो सार्थक ने उसके हाथ में डब्बा देखते हुए पूछा, क्या हुआ, दिया नहीं उसे डब्बा? घर पर ताला है और चाचा को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फोन भी नहीं उठा रहा। बोलते हुए सलोनी के माथे पर जो सलवटी थी वो उसके परेशान होने की गवाही दे रही थी, और ये सार्थक को कुछ अलग ही दिशा में सोचने को मजबूर कर रही थी। गया होगा कहीं, आ जाएगा। उसने बात टालने के उद्देश्य से कहा, लेकिन सलोनी परेशान सी सोफे पर बैठते हुए बोली, ऐसा करता तो नहीं है कभी, फोन तो उठा ही लेता है। होगा ना कोई काम, तू जाने देना। सार्थक उसे जितना अरुण के विषय से दूर करता उतना सलोनी उसके लिए तड़प उठती। कुछ ही देर में उसका फोन बज उठा और स्क्रीन पर अरुण का नाम देखकर उसकी खोई मुस्कान लौट आई। आ गई याद इसे, अभी बताती हूँ इसको। बोलते हुए सलोनी ने फोन कान पर लगाया और बोली, कहाँ थे इतनी देर से? सार्थक उसका ये रूप देखकर हैरान था। वो तो अभिजीत से प्यार करती थी और इसलिए उसने उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया था, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसकी सोच से परे था। सामने से किसी की आवाज आई, ये जिसका भी फोन है उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनते ही जैसे सलोनी की पूरी हिम्मत पल भर में ढह गई। वो कांपते होठों से बोली, एक्सीडेंट? हेलो हेलो, सामने से आवाज आती रही लेकिन सलोनी सुन पड़ गई। अरुण? वो बुदबुदाई तो सार्थक उसे देखकर बोला, क्या हुआ? अरुण, उसका उसका एक्सीडेंट। सलोनी खुद को संभाल पाने में विफल रही थी। हेलो हेलो, फोन में से आवाजें आ रही थी लेकिन सार्थक ने तुरंत उसका मोबाइल लेकर स्पीकर पर रख दिया और बोला, जी जी बोलिए। सुनिए, आप अगर इनके रिश्तेदार हैं तो सिटी हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 15 में आ जाइए, इनको होश भी नहीं है। उसने जैसे ही कहा तो सलोनी गिरते पड़ते उठ खड़ी हुई और बोली, आप वहीं रहिए, मैं आती हूँ। सलोनी? सार्थक उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन सलोनी बेपरवाह सी रोते हुए बोली, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। सलोनी? सार्थक ने फिर से उसे आवाज दी लेकिन वो बिल्कुल दीवानों की तरह सब कुछ छोड़कर तोड़ पड़ी। सार्थक उसे देखता रह गया और अब उसे इस बात में जरा सा भी शक नहीं था कि जो उसने देखा वो उसका भ्रम नहीं था। उसकी बहन सच में प्यार में पागल हो चुकी थी, लेकिन अभिजीत के नहीं, अरुण के। अब तो वो भी यही प्रार्थना कर रहा था कि अरुण सही सलामत हो। एक दोस्त की हैसियत से कम, लेकिन एक बहन के भाई की हैसियत से ज्यादा। जिसकी हालत पर सुनकर उसकी बहन की सांसें अटक रही थी।
उसको कुछ हो जाने पर उसका क्या होगा? सलोनी बदहवासी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां जाते ही उसके कदम सुस्त पड़ गए। व्यक्ति द्वारा बताए गए वार्ड के सामने बेड पर लेटे शख्स को देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ये उनका मोबाइल। साथ वाले आदमी ने जैसे ही सलोनी को उसका मोबाइल थमाया तो सलोनी ने कांपते हाथों से अरुण का फोन लिया और उसका दिल रो पड़ा। उसने अंदर की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। नहीं नहीं, बोलते हुए उसने कदम पीछे लिए तो आदमी हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? आप देख लीजिए, वो बेहोश है अभी, लेकिन जल्दी ही होश। ये अरुण नहीं है, ये मेरा अरुण नहीं। ये बोलते हुए सलोनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और वो व्यक्ति उसे हैरानी से देखने लगा। एक बार देख तो लीजिए। वो उसे पागल समझ रहा था, लेकिन सलोनी मुस्कुराते हुए उल्टा चलते हुए बोली, जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो तेजी से बाहर भाग गई। अब वो हर तरफ देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर दिशा में अरुण के मोबाइल में उसकी तस्वीर दिखाते हुए पागलों की तरह उसे देख कर पूछ रही थी, लेकिन आसपास के इलाके में किसी ने उसे नहीं देखा था। उसकी चप्पल टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी कदम थम नहीं रहे थे। रास्ते में चुपते कंकड़ पत्थर उसे दर्द का कोई एहसास नहीं दे रहे थे। पैरों में चोट लगने लगी थी, हल्के जख्म भी हो गए थे, पर उसे होश कहाँ था। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वो थक हार कर वापस घर लौट आई, लेकिन अपने नहीं, अरुण के घर। एक बार फिर से ताला देखकर उसे निराशा ही हाथ लगी। सुस्त कदम से वो फिर अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही घर के पास पहुंची, मोहल्ले के लोग इकट्ठे उसके घर में खड़े थे। उतने में किसी की उस पर नजर पड़ी तो उसने कहा, वो लो, सलोनी आ गई। सबसे तेजी से अरुण बाहर आया, जिसे देखते ही सलोनी की आंखों को ठंडक मिल गई। मालती जी और सार्थक भी बाहर आए और उसे सही सलामत देखकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। कहाँ चली गई थी तू? फोन भी घर में छोड़कर? मैं तुझे ढूंढने आने ही वाला था। अरुण उसे डांट रहा था, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं था। वो बस आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराए जा रही थी। उसे सकुशल देखकर वो कितनी खुश थी, इसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। सलोनी, उसे इस हालत में देखकर अरुण ने उसे हिलाया, लेकिन सलोनी अगले ही पल बिना किसी परवाह के उससे लिपट गई। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। खुद अरुण भी सबको आसपास देखकर हैरानी से सलोनी को देख रहा था। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सलोनी की हल्की हल्की आवाज कानों में गूंज रही थी, दोबारा ऐसा मत करना, मर जाएगी सलोनी। लेकिन अरुण जब तक वो कुछ और समझ पाता तब तक सलोनी उसकी बाहों में झूल गई। वो नीचे गिर जाती अगर वक्त पर अरुण ने उसे संभाला न होता। बिना कुछ कहे ही सबको सब कुछ पता चल चुका था। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। काकी, सार्थक शर्मिंदगी से उनके घर आकर उनके पास बैठकर बोला तो मालती जी मुस्कुराकर बोली, कुछ मत सोच। लेकिन काकी, ये सब इस तरह होगा मैंने सोचा भी नहीं था। सार्थक को उनसे नजरें मिलाना भी भारी पड़ रहा था। मालती जी बोली, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखना, अभिजीत जिस राह पर निकल चुका है उसमें शायद सलोनी की जिंदगी बर्बाद होती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ऐसे में अगर अरुण उसे चाहता है और सलोनी भी उसे पसंद करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सार्थक, शायद मैंने इसे देखकर भी अनदेखा किया। मैंने भी। सार्थक सिर झुकाए बोला, अरुण अच्छा लड़का है। मालती जी ने जैसे ही कहा, सार्थक ने उन्हें हैरानी से देखा, लेकिन मालती जी मुस्कुराकर बोली, उसके हाथ में सलोनी का हाथ सौंप दे। लड़का बेशक बहुत अच्छा है काकी, लेकिन जाने क्यों तुमसे रिश्ते की बात करने के बाद ये सब बहुत अजीब लग रहा है मुझे। सार्थक ने कहा, सब तकदीर का खेल है। सलोनी की किस्मत में अरुण था, इसलिए अपने रास्ते उसने ऐसे बना लिए, और अभिजीत की किस्मत ने उसे खुद अलग रास्ते के लिए चुन लिया। अब आगे उसकी किस्मत में जो होगी वो उसे खुद इस राह पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए इसको मत किनारे करना। वक्त पर किस्मत की दस्तक सुनना जरूरी है सार्थक, और वो दस्तक अरुण है। मालती जी ने उसे समझाया तो सार्थक के दिल का बोझ उतर गया और वो मालती जी के दोनों हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया काकी। अब जाकर शादी की तैयारी शुरू करना। सलोनी की आरती अब भी मैं ही उतारूंगी, बस अरुण की चौखट पर।
उन्होंने प्यार से कहा तो सार्थक उनका आंखों से अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ने लगा। सलोनी को कुछ होश आया तो उसने खुद को अपने घर में पाया। कुछ देर में धुंधलाती तस्वीरें सामने आने लगी, जिसमें पिछले कुछ घंटों में हुआ वाकया उसके सामने नाच उठा था। वो झटके से उठ बैठी कि एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। आराम से। उसने देखा कि अरुण उसके पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जो सलोनी हॉस्पिटल से लेकर आई थी। चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक रहा था। तुम? सलोनी ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा कि अरुण की डपटती आवाज आई। चुपचाप लेटे रहे। सलोनी उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन वो उसे एकटक देखता रहा और कुछ पल देखने के बाद बोला, क्यों करती है ऐसा? मैंने क्या किया? सलोनी की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये किसी दुख की वजह से नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। अरुण को सही सलामत देखने की खुशी के। क्या किया? खुद को देख एक नजर, उसने कहा तो सलोनी ने अपनी हालत देखी। पैरों में जगह जगह पट्टी लगी थी। ये? सलोनी बोली तो अरुण गुस्से में बोला, खून रिस रहा था। चप्पल टूट गई थी। सलोनी ने मासूमियत से कहा तो अरुण बोला, फिर भी नंगे पैर घूमती रही तो क्या करती? तुम्हारा कोई अता पता निशान नहीं मिल रहा था मुझे। जानते हो क्या हालत हो गई थी मेरी उस कॉल से? सलोनी भी गुस्से में बोली तो अरुण भी गुस्से में बोला, और मेरी हालत? फोन तक लेकर नहीं गई थी अपने साथ में। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर ढूंढूं तुझे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं कि घर लौट कर नहीं आती। सलोनी ने गुस्से में जैसे ही कहा तो अरुण उसे एकटक देखने लगा, जैसे ये बात उस पर लागू नहीं होती। ठीक है, तुम भी ठीक हो और मैं भी, सलोनी ने नजरें चुराते हुए कहा तो अरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्का सा खींचा तो सलोनी उसे देखने पर मजबूर हो गई। जान लेनी हो तो ऐसे ही ले लेना, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना। अरुण ने जैसे ही कहा सलोनी उसे एकटक देखने लगी और कुछ पल के बाद बोली, मैं करूंगी। क्या? अरुण ने पूछा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन सलोनी अटक होकर बोली, हजार बार भी ऐसा होगा तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। अरुण बिना कुछ बोले उसे देखता रहा, लेकिन सलोनी इस बार प्यार से बोली, क्योंकि नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। क्या करूं? हो गया तुमसे प्यार। इस बार अरुण की भी आंखें नम हो गई और उसने सलोनी को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर महसूस किया। अरुण ने उससे अलग होते हुए पूछा, तूने अच्छे से सोच? हर तरह से सोच लिया है, अब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। सलोनी ने उसके सीने से सिर बाहर निकालकर उसे देखते हुए कहा और फिर उससे लिपट गई। फिर मैं सार्थक से बात करता हूँ। अरुण ने मुस्कुराकर कहा कि उतने में पीछे से आवाज आई। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों ही उसकी आवाज से हड़बड़ाकर अलग हुए और उसे देखने लगे। सार्थक भी दोनों को घूर रहा था। देख सार्थक, सलोनी को कुछ ना सुनना पड़े, उससे पहले ही अरुण ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन सार्थक ने हाथ ऊपर उठाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। कुछ कदम चलकर जब वो उनके पास आया तो सलोनी को देखते हुए बोला, माँ बाबा के बाद एक यही तो थी जिसके लिए मैं जिया। उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी अधूरी नहीं रहने दी, तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी कैसे झेल सकता हूँ? दोनों के चेहरों पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। सार्थक बोला, मुझे बता तो सकते थे ना। सलोनी बोली, मुझे खुद पता नहीं चला। सार्थक ने जैसे ही अरुण को देखा तो सलोनी झट से बोली, उसे मैंने ही रोक रखा था, वरना तो वो पहले ही बात कर लेता। अभी से उसकी तरफ हो गई तू? सार्थक ने कहा तो सलोनी चेप गई और सार्थक के गले से लग गई। अरुण मुस्कुरा कर रह गया। रात में चलती ठंडी हवाएं और शीतल सी चांदनी के बीच छत पर बैठा अरुण और उसके सीने से अपनी पीठ लगाई बैठी सलोनी अपने ही में गुम थे। कितने दिनों के बाद ये खोया सुकून दोनों ने पाया था। सुबह से दिन ही खराब था आज। अरुण उसे दिन भर का वाक्य सुनाया जा रहा था। पहले जेब कट गई, पर्स और मोबाइल चोरी चला गया, फिर आधे रास्ते में गाड़ी ने भी धोखा दे दिया। गैरेज पर जैसे तैसे छोड़ा तो घंटों लग गए उसे सुधारने में। पीसीओ से अपने मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। पुलिस थाने जाने के लिए सोचा, लेकिन ना तब जेब में जाने के लिए पैसा था, ना ऑनलाइन के लिए मोबाइल। क्या करता? बैठा रहा। गाड़ी बनवा लाया क्योंकि एक पहचान वाला मिल गया था जिसने गाड़ी के पैसे दे दिए। उसे कल लौटाने का बोलकर जैसे तैसे घर लौटा तो तेरे गायब होने की खबर ने दिमाग घुमा दिया। जान तो मेरी भी निकल गई थी, सलोनी आहिस्ता से बोली,
पर अच्छा ही हुआ। कम से कम मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तेरे दिल की बात जुबान पर तो आई। अरुण ने मुस्कुराते हुए उसकी जुल्फों को संवारा। हाँ, शायद ये जरूरी था, हमारे दिल की बात को खुद समझने के लिए। सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया। हमें या तुझे? अरुण ने हैरानी से पूछा तो सलोनी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर आगे क्या सोचा है? अरुण ने पूछा तो सलोनी बोली, सोचने को है ही क्या अब? सार्थक को भी पता चल ही गया है। हाँ, लेकिन मैं उसके आगे का पूछ रहा हूँ। अरुण ने पूछा तो वो बोली, क्या मतलब? हनीमून पर कहाँ चलेगी? सलोनी ने गर्दन पीछे करके उसे घूरा तो वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या अब शादी होगी तो हनीमून पर भी तो जाएंगे ना? अरुण, अरे ये डिसाइड हो तो गाड़ी बच्चों पर भी तो जाएगी ना? बहुत पिटोगे। मुझे तो दो चलेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। तुझे बड़ा चाहिए हो तो सोच सकते हैं। तुम ना। पीछे मुड़ते हुए सलोनी जैसे ही बोली, अरुण के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सब कुछ भूल गई। बस ऐसा लगा कि पल यहीं थम जाए और इसी लम्हे में पूरी जिंदगी कट जाए। क्या हुआ? अरुण ने प्यार से उसके चेहरे को थामते हुए पूछा तो सलोनी ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, बस जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहना, वादा। अरुण ने मुस्कुराकर कहा। सलोनी अब भी उसे एक टक देख रही थी। अरुण ने उसकी नजरों को देखते हुए अजीब सा महसूस किया तो उसने अपनी नजरें हटाते हुए कहा, सलोनी वो। लेकिन उतने में सलोनी के अधर उसके अधरों पर आकर रुक चुके थे। अरुण के लिए ये अनपेक्षित था। लेकिन सलोनी जब कुछ पल के बाद उससे अलग हुई तो अरुण झिझकते हुए उससे बोला, वो उस दिन। आज कोई गलती नहीं हुई हमसे। सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो इस बार अरुण ने भी उसे अपने करीब कर लिया और उसके अधरों पर अपने अधर रख दिए। पहली बार अपने प्यार के इजहार के बाद दोनों ने एक दूसरे को बिना किसी अफसोस के एक खूबसूरत निशानी दे दी थी। कुछ देर के बाद सलोनी झिझकते हुए उससे अलग हुई और बोली, अरे मैं भूल गई। क्या? अरुण ने उसे देखते हुए पूछा तो वो बोली, ये पूरन पोली खाकर बताओ कैसी बनी है? तूने ये मेरे लिए बनाई है? अरुण ने हैरानी से पूछा तो वो बोली, और क्या? बोलते हुए उसने एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया और उसका मुंह देखने लगी। कैसी है? उसने बड़ी आस से पूछा तो अरुण बोला, है तो अच्छी, लेकिन लेकिन पहले मुंह मीठा हो गया था इसलिए कम मीठी लगी। बोलते हुए वो बेशर्मी से मुस्कुराया तो सलोनी छेक कर उसके सीने से जा लगी। अब बस इन दोनों की जिंदगी में नई सुबह का आगाज हो चुका था। अरुण और सलोनी को तो अपनी मोहब्बत मिल गई थी, लेकिन क्या बाकी सबको भी उनकी मोहब्बत मिल पाएगी? इस भंवर में अभिजीत, विराट, वेदांत और सिया कैसे बाहर निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे क्या होगा? विराट के सामने अभिजीत की सच्चाई कैसे आएगी? क्या सिया विराट के घर में छुपे दुश्मन को ढूंढ पाएगी? कौन सा राज आगे खुलने वाला है, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।